स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा यूनिट है वो है 1.4 और इस यूनिट में जो है हमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, यानी एक तफसीली मजमून लिखना है। ऐसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट के पूरे चैप्टर पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसकी एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 7 1.1 की वो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप में से कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी क्यूरी डिफ़िकल्टी हो, चाहे वो स्कूल से मुताल्लिक हो, कोचिंग से मुताल्लिक हो, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अब अपने ऐसे को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ मैनर दैट द रीडर्स कैन क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड अबाउट द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा तफसीली ऐसे लिखना है जिसमें जो है आप किसी पर्सन के बारे में बताएं, यानी इंसान के बारे में बताएं, प्लेस यानी जगह के बारे में बताएं, थिंग्स यानी चीज़ के बारे में बताएं। जैसे कोई इंसान क्या हो गया, जैसे कायदे आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो गए, इनके बारे में आप बताएं। और प्लेस यानी जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, कराची हो गया, लाहौर, ऐसी जगहों के बारे में बताओ। और थिंग्स यानी कोई चीज़ हो गई जैसे मोबाइल, कंप्यूटर। तो ऐसे आपने बताना है कि पूरी उनकी डिटेल बतानी है कि ये कब बने, क्या हुआ और कैसे ये का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने पूरी जो है वो डिटेल देनी है इस ऐसे में, यानी उसमें क्या खसूसियत है, यानी उसमें कौन सी ऐसी बात है जो दूसरों में नहीं पाई जाती। तो आपने ये सारी डिटेल इस ऐसे में जो है देनी है। और कुछ इस तरीके से आपने ये ऐसे बताना है कि पढ़ने वाला जो है उस चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में बना ले। यानी आपने तो सिर्फ एक ऐसे लिखा हुआ होगा पेज पर चंद लफ्ज़ों से, चंद लाइनों में, लेकिन आपने उन्हें ऐसे लिखना है कि सामने वाला जो एक पिक्चर बना ले अपने दिमाग में। हाँ भाई, ये इस तरह होगा, वो इस तरह दिखते होंगे और इस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो भी आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आप किसी जगह के बारे में लिख रहे हैं तो भी आप ऐसे बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हैं तो भी आप ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहला ऐसे जो हमें दिया हुआ है वो पर्सन्स पे दिया हुआ है, यानी आपने किसी शख्सियत पे ऐसे लिखना है। तो देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से हमें डिटेल दी हुई है कि किस तरह से हमें ऐसे लिखना होगा। स्टूडेंट, पहली इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है जनरल डिस्क्रिप्शन मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आपने आम मालूमात देना शुरू करनी है, यानी आपने आम चीज़ें बतानी है उनके बारे में, और उसके बाद फिर ख़ास चीज़ों पे जाना है। यानी पहले उनके बारे में आम बातें आपने बता दी कि वो कहाँ रहते थे, कब पैदा हुए, फिर उसके बाद आपने जो है उनके बारे में ख़ास बातें बतानी है जो सिर्फ उनमें पाया जाता हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब अपनी अगली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ फेस, बिल्ड, क्लोथ, एक्सप्रेशन, ईटीसी। देखें स्टूडेंट, दूसरे हिस्से में जो है आपने फिजिकल डिटेल्स देनी है, यानी फिजिकल तफसीलात देनी है, यानी वो किस तरह से दिखते थे और उनके कपड़े किस तरह से थे और उनके एक्सप्रेशन यानी उनका मिजाज किस तरह से थे। तो दूसरे जो है आपने उनके जिस्मानी मालूमात देनी है दूसरे हिस्से में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। पर्सनैलिटी ट्राइट्स, एग्जाम्पल, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ईटीसी। देखें स्टूडेंट, तीसरे में जो है आपने उनकी किरदार के बारे में बताना है, उनकी आदत के बारे में बताना है और उनके मिजाज के बारे में बताना है, यानी उन्हें किस तरह की उनकी आदत थी और किस तरह का उनका किरदार था। क्या बात बात पे गुस्सा हो जाते थे या बहुत अच्छे किरदार के इंसान थे। तो आपने तीसरे में जो है ये सब कुछ बताना है। तो आपने ऐसे इस तरह से लिखना है कि जो आपका ऐसे हो उसमें इन तीन चीज़ों के ऊपर कवर बातें हो रही हों, जिससे जो है आपको ऐसे लिखने में भी आसानी रहेगी और जो आपका ऐसे होगा वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा और काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको इस पे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने जो ऐसे के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है या जो पर्सनैलिटी सेलेक्ट की है वो कायदे आज़म की है। तो कायदे आज़म एक बेहतरीन जो है पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलें इनके बारे में अब ऐसे देख लेते हैं कि ऐसे में हमने क्या क्या इनके बारे में डिटेल दी हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने ऐसे को। तो स्टूडेंट, कायदे आज़म पे जो हमने ऐसे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वॉज born on December 15, 1876 in a house known as Wazir Mansion located in Karachi. His father's name was Jinnah Punja and mother was मीठीबाई। ही बिलोंग्स टू मार्चेंट फैमिली। देखिए स्टूडेंट, कायदे आज़म के बारे में जो हमें यहाँ बताया गया कि कायदे आज़म जो है वो फाउंडर है पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। और कायदे आज़म के बारे में हर कोई जानता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। देखिए कायदे आज़म जो पैदा हुए हैं वो 25 दिसंबर
1876 में पैदा हुए हैं। और आप कहाँ पैदा हुए हैं? कराची में। और आप जहाँ पे पैदा हुए हैं उस जगह का नाम है वज़ीर मेंशन। अगर आप आज भी कराची में वज़ीर मेंशन देखने जाएं तो वो हुकूमत ने जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ उसकी चीज़ों को। तो अभी भी आज आप कायदे आज़म के इस्तेमाल की चीज़ों को देख सकते हैं तो अगर आप वहाँ जाएँ तो। और कायदे आज़म के जो फादर थे उनका नाम था जिन्ना। और कायदे आज़म के फादर जो हैं एक अमीर आदमी थे, यानी एक ताजिर थे और तिजारत किया करते थे। और आपकी मदर का जो नाम है वो है मेथी बाई। और आपकी मदर के बारे में हमें ज़्यादा जो है डिटेल्स नहीं दी गई हैं, तो उनका सिर्फ हमें ज़्यादातर नाम ही पता है। और ज़्यादातर डिटेल जो है आपके वालिद के बारे में ही हमें मिलती है। और कायदे आज़म जो है बहुत अच्छे अखलाक के और बहुत वेल डिसिप्लिन पर्सन थे। और आप जो है एक मार्चेंट फैमिली यानी एक ताजिर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और आपने जो है हायर स्टडी भी बहुत ज़्यादा कर रखी थी। तो चले आगे बढ़ते हैं कि हमें कायदे आज़म के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, पहले जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने आम मालूमात से ख़ास पर जाना है। तो देखिए, मैंने आपको आम मालूमात दे दी है कि वो कब पैदा हुए, उनके फादर कौन थे और उनकी मदर कौन थे। अब हम ख़ास मालूमात की तरफ जाएंगे कि जो उनमें खासियत थी। तो चले अब देख लेते हैं इसे भी। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ वेल नोन लॉयर ऑफ his time. He struggled a lot for the freedom of the Muslim for subcontinent. स्टूडेंट, कायदे आज़म जो थे एक बेहतरीन सियासतदान भी थे, यानी आप जो बात करते थे बिल्कुल उसी पे कायम रहते थे और कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। और आप जो थे एक बेहतरीन लॉयर भी थे और आपने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। देखिए, कायदे आज़म के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। कायदे आज़म चाहते तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड में या अमेरिका में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में गुजार सकते थे, लेकिन कायदे आज़म ने इन सब चीज़ों को नहीं चुना, बल्कि पाकिस्तान आए और सब कॉन्टिनेंट आए और यहाँ पर जो मुसलमान बसते थे उनके लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान जैसी एक अजीम नेमत को हासिल किया। क्योंकि हिंदुओं ने जो है मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था और उन्हें बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का शिकार बना के रखा था। और उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था या कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो उनकी जो बात थी वो अंग्रेज़ों के सामने रख सके, क्योंकि अंग्रेज़ जो है कभी भी मुसलमानों को जो है ग़ुलामी से निजात नहीं देने वाले थे और फिर मुसलमानों को जो है अपनी ग़ुलामी से निकाल कर हिंदुओं की ग़ुलामी में डालने वाले थे, जिससे बहुत बड़ी खून रेज़ी का ख़दशा था। लेकिन कायदे आज़म की बेहतरीन सलाहियतों की वजह से, कायदे आज़म के बेहतरीन तरीक़ों अमल की वजह से हमने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया और एक जो है एक बावकार कौम बनकर उभरे। तो कायदे आज़म के उसूलों पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म के उसूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जो है वही सब उसूल बताए हैं जिससे इस स्टेट को जो है एक इस्लामी फ़लाई रियासत बनाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे और ये ऐसे आप लिख भी सकते हैं ताकि आप जो है इसे बोर्ड में लिखें, और अगर आप ये इसे बोर्ड में लिखते हैं तो बेहतरीन आपके नंबर आएंगे और पूरे नंबर आने की भी चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसे जो है बिल्कुल उसी तरीके से लिखा गया जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो चले अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, हमें दूसरी जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो ये दी गई थी कि हमें उनकी फ़िज़िकल डिटेल बतानी है, यानी वो किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस तरह की उनकी आदत थी और किस तरह का उनका चेहरा था, वो कैसे दिखने में थे। तो चलें अब अगले जो है हम अगले जो पैराग्राफ है जो उसमें हम उनके फिजिकल डिटेल बताते हैं। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि व्हेन द पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ही स्टॉप्ड वेयरिंग द चूड़ीदार और टाइट पजामा वार्म इन अब एंड दिल्ली एंड adopted the loose fitting shalwar kameez. Mr. Jinnah was very well in English and his English skills was astounding. He was too handsome man and lots of people love his personality. His complexion was too good and पीपल लव इट। देखिए स्टूडेंट, 2-3 लफ्ज़ जो है आगे लिखे हुए थे अगले पेज पे, तो मैंने आपको पढ़ दिए हैं जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म ने चूड़ीदार और टाइट पजामा पहनना छोड़ दिया। यानी आप जो है पाकिस्तान बनने से पहले जब तकरीरें किया करते थे जलसों में, तो अक्सर आप शेरवानी और चूड़ीदार पजामे में हुआ करते थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते थे और बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता लगते थे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो आपने जो है ये पहनना छोड़ दिया था और लूज़ फिटिंग शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी थी, यानी जो ज़्यादातर टाइट नहीं होते जिस तरह के कपड़े, उस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। और आप जो है लूज़ फिटिंग शलवार कमीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो ये जो है आपके क्लोथ के बारे में बात हो गई, आपके क्लोथ किस तरह के थे, यानी आपके कपड़े किस तरह के थे। चले अब उनकी स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मिस्टर जिन्ना जो थे इंग्लिश में बहुत अच्छी स्किल्स रखते थे, यानी उनकी जो इंग्लिश की स्किल्स थी, यानी जो उनके इंग्लिश का जो हुनर था वो बहुत अच्छा था। और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि उनको सुनकर ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि ये कोई जो है एशिया का बंदा बात कर रहा है। अगर हम सिर्फ उनकी ऑडियो सुने तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये सिर्फ एक एशिया का
का बंदा इंग्लिश में बोल रहा है, तो वो इंग्लिश में इतने ज़्यादा अच्छे थे और वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते थे और अपनी बात को जो है अंग्रेज़ों के सामने बहुत अच्छी तरीके से रख पाते थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी थी। और वो मुसलमानों का मुकदमा बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में लड़ा करते थे, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। देखिए, कायदे आज़म की जो पर्सनैलिटी है उसको हर कोई जानता है। आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के शख्स थे और आपसे जो हर कोई अट्रैक्ट होता था, और आप एक बहुत हैंडसम यानी गुड लुकिंग इंसान थे। आप कोई मोटे नहीं थे ज़्यादा, आप एक गुड लुकिंग और हैंडसम इंसान थे, पतले दुबले और अच्छे दिखने वाले इंसान थे। और आपकी पर्सनैलिटी जो थी बहुत अच्छी थी और हर कोई आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करता था और आपकी पर्सनैलिटी से प्यार करता था। और आ जाते हैं आपके चेहरे पर। देखिए, आपका चेहरा भी एक बहुत अच्छा चेहरा है और आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है। आप एक नेक इंसान थे, तो इसीलिए आपके चेहरे पर एक अलग से नूर था। अगर आज भी आप कायदे आज़म की जो है पिक्चर्स देखें तो वो एक बहुत हैंडसम नज़र आते हैं और उनका फेस लुक जो है वो एक बहुत अच्छा नज़र आता है। तो उनका फेस लुक जो था वो बहुत अच्छा था और दिखने में वो बहुत अच्छे थे। यही वजह थी कि मिस्टर जिन्ना जो थे वो बहुत कंफर्टेबल होकर हर चीज़ को किया करते थे और अपने आप को रिप्रेजेंट किया करते थे और पाकिस्तान की मूवमेंट को आगे बढ़ाया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा कि मिस्टर जिन्ना किस तरह दिखते थे। तो चलिए अब अपना आगे देख लेते हैं आगे पैराग्राफ में हमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 3 याद हो, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में हमें कहा गया था उनकी पर्सनैलिटी की टाइप्स बताएं, यानी उनकी पर्सनैलिटी की खसूसियत बतानी थी। तो चलिए, मैंने इसमें जो है तीसरे और चौथे पैराग्राफ में जो है उनकी पर्सनैलिटी की खसूसियत बताइए कि उन पर्सनैलिटी वाइज कैसे थे कायदे आज़म। देखिए, पर्सनैलिटी वाइज भी आप बहुत बेहतरीन थे, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे मुस्तकिल मिजाज इंसान थे या आप डिसिप्लिन फॉलो करते थे या नहीं करते थे। ये देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। Selfless, dedicated, charismatic, competent, honest, professional, and unimpatchable in his integrity. These are just some of the words that have been used to describe the personality of the founder of Pakistan, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। देखें स्टूडेंट, कायदे आज़म जो थे एक सेल्फलेस इंसान थे, यानी बेलॉस इंसान थे, यानी खिदमत जो करते थे उसके किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते थे, यानी आप किसी की खिदमत इसलिए नहीं करते थे कि आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा। डेडिकेटेड, यानी आप जो है अपने आप को जो कुर्बान कर दिया करते थे दूसरों के लिए, आप दूसरों की खिदमत जो है अपने आप को भुला कर किया करते थे। कैरिस्मेटिक, यानी आप एक दिलकश इंसान थे, यानी आपकी बातें जो हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। कॉम्पिटेंट, यानी आप एक काबिल इंसान थे। ऑनेस्ट, यानी आप एक ईमानदार इंसान थे, आपने कभी भी जो है पाकिस्तान की मूवमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देखिए, आपको बहुत बार जो है ऑफरें की गई, लेकिन आप जो है कभी भी पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे नहीं हटे, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट इंसान थे। आप एक प्रोफेशनल इंसान भी थे, यानी आप अपने पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले थे और अपने पेशे को जो है बहुत अच्छी तरीके से किया करते थे और अब आपका जो काम होता था उसे आप पूरी दिलजोई से किया करते थे और पूरा करते थे। अनइम्पेंचेबल, यानी आपकी शख्सियत पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जो हैं कभी भी जो है गलत काम नहीं किया करते थे। देखिए, आप जो है गलत काम नहीं किया करते थे, हमेशा से जो है बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते थे, ताकि जो है आपकी शख्सियत पर शक ना किया जा सके। यही वजह है कि आपकी शख्सियत के मुताल्लिक़ हमें कोई भी कभी गलत बात सुनने के लिए नहीं मिलती, हमेशा अच्छे ही अल्फाजात सुनने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपने जो खिदमत की सिर्फ उसका यही मकसद था कि पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हासिल किया जाए और मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई जाए। क्योंकि मुसलमान और हिंदुओं को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो निजात मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुसलमान जो है हिंदू की ग़ुलामी में जाने वाले थे, क्योंकि हिंदू जो है तादाद में बहुत ज़्यादा थे और मुसलमानों को तो हरगिज़ भी पसंद नहीं करते थे इंडिया में। तो इसीलिए जो है हिंदुओं से जो है पाकिस्तान का इसीलिए जो है हिंदुओं से आज़ादी हासिल की गई, ताकि उनसे आज़ादी हो और उनके जुल्म सितम से आज़ादी मिल सके। कि ये तो सिर्फ कुछ अल्फाजात हैं जिनसे हमने कायदे आज़म की पर्सनैलिटी यानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। देखें, इन अल्फाजात में उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायदे आज़म की पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा एस्टाउंडिंग थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इनके लिए जो है ये चंद अल्फाजात काफ़ी नहीं हैं। तो कायदे आज़म जो है नो डाउट एक बेहतरीन शख्स थे और अपने उसूलों पर चलने वाले थे, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी एक कामयाब शख्स बने और एक कामयाब मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई अगर गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। तो व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर मौजूद है, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी है, डिफ़िकल्टी है या कोचिंग से मुताल्लिक़ कुछ पूछना है। तो इस चैनल का लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा रिवॉर्ड होता है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Jinnah, a man of principle, set very high standard and value in politics. He never compromised on principle. Gutter politics was not his style of. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, कायदे आज़म जो हैं वो एक उसूली आदमी थे और आपने जो है आला मयार सेट कर दी थी पॉलिटिक्स में, यानी आपने पॉलिटिक्स का नक्शा बदलने की कोशिश की थी। यानी आप जो थे वो अपनी बात पे कायम रहते थे। अक्सर जो थे हिंदू यानी कांग्रेस के लीडर थे, कभी कुछ कहते थे और अंग्रेज़ों से पैसा मिलने के बाद कुछ और कहने लग जाते थे। यानी उनको पैसा मिलता था, वो अपनी पॉलिटिक्स चेंज कर लेते थे, अपनी राय को फ़ौरन बदल लेते थे। लेकिन कायदे आज़म जिस राय पर बात करते थे उसी पर हमेशा कायम रहते थे, कभी अपनी राय को पैसे के लिए नहीं बदलते थे। और आप कभी गटर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने या कभी गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं बने। हमेशा उसूलों की सियासत की और उसूलों की बात की और कभी अपने उसूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कायदे आज़म को कोई ऑफर दी गई हो पाकिस्तान के अलावा और आपने एक्सेप्ट कर लियो, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कायम रहे और कभी पाकिस्तान के उसूल पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया। देखिए, पाकिस्तान एक अजीम नेमत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, अपने दीनी जो हमारे वैल्यूज़ हैं और दीनी जो कस्टम्स हैं इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अमल कर सकते हैं। हमें कोई रुकावट नहीं होती है, चाहे हम किसी भी फ़िरके किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हमें पूरी रिलीजियस आज़ादी हासिल है। चंद जो लोग होते हैं वो जो है इंतशार फैलाते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, लेकिन उन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम जो है मज़हब है अमन का और भाईचारे का। तो इस्लाम जो एक बेहतरीन मज़हब है और इसमें कोई कमी नहीं है। तो कायदे आज़म जो है वो एक बेहतरीन इंसान थे और अपने उसूलों पर चलने वाले थे। और कायदे आज़म जो है हमेशा जो है अक़लियतों के हुकूक़ पर भी बात करते थे ताकि उन्हें भी हुकूक़ मिले। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे किसी भी मुताल्लिक हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऑलरेडी 9 में है, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके, क्योंकि ये नई बुक है तो बच्चों को जो है मुश्किलात हो रही हैं तैयारी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।